हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कोरियोलिस फोर्स के बारे में। उसमें मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिमाइंड करवाया था। कोरियोलिस फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के राइट एंगल में एक्ट करता है, तो इसकी वजह से इसका नेट इफेक्ट क्या होता है कि वो बॉडी अपने राइट या लेफ़्ट डिफ्लेक्ट करती है, और विंड्स की बात करें तो वो अपने राइट या लेफ़्ट डिफ्लेक्ट करती हैं अपने रिस्पेक्टिव हेमिस्फेयर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेटरी विंड्स। तो इससे पहले कि हम प्लैनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ें, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी विंड्स के क्लासिफिकेशन का। विंड्स को हम दो मेजर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। एक है परमानेंट या प्रिवेलिंग या इनवेरिएबल विंड्स, और दूसरी है वेरिएबल विंड्स। वेरिएबल विंड्स, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करती है। इनको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें आपकी आ गई सीजनल विंड्स, जो सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। इसमें आपकी लोकल विंड्स आती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही फ्लो करती हैं। इसमें आपकी सी ब्रीजेज़ एंड लैंड ब्रीजेज़ आती हैं। जो हवा सी से लैंड की तरफ चलेगी उसे हम बोलेंगे सी ब्रीजेज़, जो लैंड से सी की तरफ चलेगी उसे हम बोलेंगे लैंड ब्रीजेज़। माउंटेन एंड वैली ब्रीजेज़, जो माउंटेन टॉप से वैली की तरफ आएगी माउंटेन ब्रीजेज़, और जो वैली से माउंटेन टॉप की तरफ जाएगी वो हो गई आपकी वैली ब्रीजेज़। अब बात करें परमानेंट, प्रिवेलिंग या इनवेरिएबल विंड्स की। जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, यानी ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में परमानेंट है, वेरी नहीं कर रही हैं। आपको पता है कि एयर या विंड क्यों फ्लो होती है या वो क्यों फॉर्म होती है, वो प्रेशर बेल्ट्स की वजह से बनती हैं। प्रेशर बेल्ट्स मोर और लेस अपने गिवन एरिया में, अपने गिवन लैटिट्यूड में प्रेजेंट रहती हैं। थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे होती हैं सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। लेकिन आप कह सकते हैं मोर और लेस वो उनका एरिया सेम रहता है। तो यानी उससे बनने वाली हवा भी मोर और लेस सेम एरिया में फ्लो करेगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम ही रहेगी। इसीलिए इनको हमने नाम दिया है परमानेंट, प्रिवेलिंग या इनवेरिएबल विंड्स। इनको प्लैनेटरी विंड्स क्यों बोलते हैं? इनको प्लैनेटरी विंड्स इसलिए बोलते हैं कि ये अक्रॉस द ग्लोब ये इनकी प्रेजेंस होती है, यानी ये हमारी प्लैनेट अर्थ का एक मेजर एरिया ये कवर करती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें, ट्रेड विंड्स ट्रॉपिक्स के बीच में फ्लो कर रही है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो एक वास्ट एरिया है, इसीलिए इनको नाम दिया है हमने प्लैनेटरी विंड्स। अब इनकी वजह से तीन टाइप के सर्कुलेशन बनते हैं। परमानेंट और प्रिवेलिंग विंड की वजह से जो सर्कुलेशन बनता है उसे हम प्राइमरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और जो वेरिएबल विंड्स की वजह से बनता है उसे हम टर्शियरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके अलावा एक सेकेंडरी सर्कुलेशन होता है जो साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स और एयर मासेस की वजह से बनता है। तो अब बात करें प्लैनेटरी विंड्स की। प्लैनेटरी विंड्स तीन टाइप की हैं। एक है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स, या हम इनको पोलर ईस्टर्लीज या ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहली है हमारी ट्रेड विंड, राइट। अब इन विंड्स को हम एक डायग्राम के हम यहाँ पर डायग्राम के साथ समझेंगे, वो बहुत आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर है। इसके 5-7 डिग्री ऊपर और 5-7 डिग्री नीचे ये हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ में है, और इसके 5-7 डिग्रीज ऊपर नीचे दोनों साइड ये बन गई हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये साउथ हेमिस्फीयर की बन गई आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल। ओके, तो अब ट्रेड विंड यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन कॉरियोलिस फोर्स लगेगा तो वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड में, और लेफ्ट हेमिस्फीयर में साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड पे आना था, ऐसे डेविएट हो गई अपने पाथ से। ये है ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स वो विंड्स होती हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ये ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज लैटिट्यूड से 30 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच में ये फ्लो करती हैं दोनों साइड। अब डायरेक्शन आप इनकी देखिए, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट से इनकी डायरेक्शन है, इधर को आ रही हैं साउथ वेस्ट की तरफ को, और ये कहाँ से आ रही हैं, साउथ ईस्ट से। तो इसको नाम दिया गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और इसको नाम दिया गया साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। विंड का नॉमेनक्लेचर जिस डायरेक्शन में वो आती है वहाँ से हम करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनका नेचर कैसा है, ट्रॉपिक्स की तरफ से उठ रही हैं। ट्रॉपिक्स क्या है, हॉट एरिया है, तो यानी वहाँ से जो विंड उठेगी वो भी क्या होगी, गर्म होगी। यानी ये विंड कैसी हैं, वार्म विंड्स हैं, हॉट विंड्स हैं। ट्रेड विंड्स हमारी गर्म हवाएं होती हैं। अब इनको नाम क्यों दिया गया ट्रेड विंड, इसलिए दिया गया क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में जो सी मर्चेंट्स थे उनके ये ट्रेड में हेल्प करती थी। कैसे, जब वो सी के थ्रू वो सेल करते थे तो उनके शिप को ये सेल कराने में हेल्पफुल होती थी, इसलिए इनको नाम दिया गया ट्रेड विंड्स। अब इनकी सिग्निफिकेंस, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस आप देखिए, सपोज यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट है, ओके। अब ये विंड कैसे आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, यानी यहाँ आई, राइट, ऐसे फ्लो कर रही हैं। अब ये कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन है, ये कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन है। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे ये ट्रेड विंड्स कैसी हैं, ऑनशोर विंड्स हैं। ऑनशोर विंड्स क्या होती हैं, दो टाइप की विंड्स होती हैं, देखिए दो टाइप की विंड्स होती हैं, एक होती हैं ऑनशोर विंड्स और एक होती हैं ऑफशोर विंड्स। ऑनशोर विंड्स क्या होती हैं, ऑनशोर विंड्स वो विंड्स होती हैं जो सी से लैंड की तरफ आती हैं। जब वो सी से लैंड की तरफ आएंगी तो अपने साथ वो मॉइस्चर लेके आएंगी तो वो रेनफॉल प्रोड्यूस करेंगी, वो उनकी वजह से रेनफॉल होगा। और ऑफशोर विंड्स क्या होती है, जो लैंड से सी की तरफ जाएंगी। जब वो लैंड से सी की तरफ जाएंगी तो ऑब्वियसली उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो यानी उनसे रेनफॉल नहीं होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे ये ट्रेड विंड्स ऑनशोर विंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओशन है, ये ओशन बॉडी है, ओशन से ये लैंड की तरफ आ रही है। यानी ये ट्रेड विंड्स किसी भी कॉन्टिनेंट के जो इन पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स में पड़ेगा वहाँ पर ये ऑनशोर विंड बन के आएंगी और यहाँ पर क्या कराएंगी, प्रेसिपिटेशन कराएंगी। अब क्योंकि ये हॉट और वार्म विंड्स हैं, तो यानी आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है उसमें मॉइस्चर बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब रिटेन कर सकती हैं। तो यानी जब ओशन की तरफ से आएंगी, मॉइस्चर लेंगी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में आई, बारिश कराई, आगे बढ़ेंगी तो अपना मॉइस्चर वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन
वो शेड ऑफ करती रहेंगी, रेनफॉल होती रहेगी, और जब वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में आएगी, यहाँ पर आएगी, तो उसमें मॉइस्चर है नहीं, वो ऑफशोर विंड बनेगी और वो यहाँ पर रेनफॉल नहीं करेगी। इसलिए आप देखोगे कि जो वेस्टर्न पार्ट होते हैं कॉन्टिनेंट के, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स में वो वहाँ बारिश नहीं होगी, वो ड्राई रहेंगे, हॉट रहेंगे। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया के जो गर्म डेजर्ट्स हैं वो क्यों, आप देखोगे 20 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैं, वहाँ पर आपको दुनिया के गर्म डेजर्ट्स मिलते हैं। कैसे? आप अगर आप एटलस उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे एशिया में अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट, साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में वेस्टर्न साइड में आपको डेजर्ट्स मिलते हैं जो कि हॉट होते हैं, और वहाँ पे क्योंकि बारिश नहीं होती इसलिए वो डेजर्ट्स हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इन डेजर्ट के बनने के पीछे 3-4 रीजन्स होते हैं। उसमें से एक रीज़न ये है कि वहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में वहाँ पे ट्रेड विंड्स ऑफशोर होती हैं। इसके अलावा 2-3 रीजन्स और होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, वहाँ पर कोल्ड करेंट्स का फॉर्मेशन होता है। वो मैं आपको किसी अलग दिन उसको एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल आप इसको ध्यान में रखिए। अब आपको पता है कि जो विंड्स हैं वो हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में कम स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है कि लैंड का पोर्शन ज़्यादा है, तो यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ज़्यादा है। इसकी वजह से प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं? वीक है, तो यानी जो उनसे विंड फॉर्म होगी वो भी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, रेगुलर और कांस्टेंट नहीं रहेगी। दूसरा रीज़न ये है कि अब वहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, तो यानी मैनमेड स्ट्रक्चर्स भी होंगे, नेचुरल स्ट्रक्चर्स भी होंगे, यानी हिल्स भी होंगी, माउंटेन भी आएगा, पेड़ भी आएंगे और बिल्डिंग्स आएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो विंड का फ्लो है उसमें हिंड्रेंस होगी, यानी विंड्स जो हैं, कोई भी प्लैनेटरी विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ हेमिस्फीयर। और दूसरा कि कोई भी प्लैनेटरी विंड ओशन में, जब वो ओशन के ऊपर से जाती है, क्योंकि एक प्लेन सरफेस है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो ओशन के ऊपर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, मोर कॉन्स्टेंट और रेगुलर रहती है। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ट्रेड winds or for that matter any planetary wind, they are more strong, they are more constant, they are more regular over oceans as compared to continent. कॉन्टिनेंट को लेके एक सीज़न की बात भी हम करते हैं। क्या है? अब आप देखिए कि अब हम देखेंगे सीज़न का इफ़ेक्ट क्या रहेगा समर्स और विंटर्स में। ये ट्रेड विंड अपना नेचर, इनका थोड़ा सा नेचर कैसे चेंज होगा। अगर हम समर्स की बात करें, समर्स में क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या है? कम है। अब विंड कहाँ से आ रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो कर रही है, लेकिन अब विंड को लो प्रेशर अपना यहाँ पर ही मिल गया, लो प्रेशर मिल गया। ये लो प्रेशर एरिया है, राइट, ये भी लो प्रेशर एरिया है। यहाँ तक तो विंड आई, ओके। अब इसके आगे क्या होना चाहिए था? विंड को फ्लो करने के लिए यहाँ से इस एरिया से इस एरिया में ट्रैवल करने के लिए भी उसको एक प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए था, लेकिन वो प्रेशर ग्रेडियंट इसे यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिला समर्स में, क्योंकि लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहे हैं, लो प्रेशर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस वजह से समर्स में ये विंड ज़्यादा रेगुलर और ज़्यादा कांस्टेंट नहीं रहेंगी। जबकि अगर विंटर्स की बात करें, विंटर्स में ठीक इसका उल्टा होगा, टेम्परेचर होगा कम, प्रेशर होगा ज़्यादा। प्रेशर होगा ज़्यादा, तो यानी यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, और यहीं कहीं जाके लो प्रेशर, यानी विंड को उसको एक फोर्स मिल रहा है कि वो आगे बढ़े, वो इस लो प्रेशर एरिया में आगे बढ़े। तो यानी उस समय ये विंड्स क्या हैं? ज़्यादा रेगुलर और कांस्टेंट रहेंगी। तो इसमें हम एक जनरल स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि ट्रेड विंड्स आर, और फॉर दैट मैटर कोई भी प्लैनेटरी विंड्स, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर ओवर कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर्स एज कम्पेयर टू समर्स।
तो ये बात थी ट्रेड विंड्स की। आई थिंक आपको ट्रेड विंड्स समझ में आ गई होगी। ट्रेड विंड्स में अच्छा हाँ, ट्रेड विंड से ही एक दूसरी विंड फॉर्म होती है इक्वेटर के अलॉन्ग, उसे बोलते हैं ईस्टर्लीज, सॉरी वेस्टर्लीज, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, राइट। ओके, अब हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को जो 5 डिग्रीज नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ है, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे बना रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनलार्ज कर देती हूँ। 5 डिग्रीज, ये दिस वन इज़ इक्वेटर, 0 डिग्रीज, और ये थोड़ा सा मैंने इनलार्ज कर दिया है। ये 5 डिग्रीज नॉर्थ है और ये 5 डिग्रीज साउथ है। ओके, फाइव डिग्रीज साउथ। अब देखिए ये इक्वेटर है। इक्वेटर कोई फिजिकल बैरियर नहीं है जिसके को क्रॉस करके कोई भी विंड एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। यानी जो विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर से कुछ नॉर्थ हेमिस्फीयर से विंड साउथ हेमिस्फीयर में भी आ सकती है, और साउथ हेमिस्फीयर को से इक्वेटर क्रॉस करने के बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी वो आ सकती है। इससे क्या होता है, इससे एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है कि एक अलग टाइप की हमें विंड मिलती है। कैसे, देखिए ये है ट्रेड विंड। जैसे इक्वेटर ये क्रॉस करेगी तो इसकी डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से अब कोरियोलिस फोर्स इसे लेफ़्ट साइड को डेविएट करेगा। तो ये कैसे फ्लो करेगी, ऐसे, ये लेफ़्ट साइड को फ्लो करती है, यहाँ से जो आई ये ऐसे, इस तरीके से। इसी तरीके से जहाँ से विंड जाती हैं वो ऐसे फ्लो करती है। ओके, ये विंड्स जो इक्वेटर के आसपास फ्लो करती हैं, वेस्ट की डायरेक्शन से फॉर्म, ऐसा लगता है कि ये वेस्ट की डायरेक्शन से फॉर्म हो रही हैं। ओके, और इक्वेटर के आसपास ये फ्लो कर रही हैं। इन्हें हमने नाम दिया है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कोई नहीं, ये वो ट्रेड विंड्स हैं जो अपने हेमिस्फीयर को जिन्होंने क्रॉस कर दिया है। ओके, ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज बेसिकली ये जो भी फिनोमेना हुआ यहाँ पे, ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया है। नॉर्थ समर सॉलिस्टिस में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रेज वर्टिकल फॉल हो रही हैं, तो प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट होंगी, उनके साथ साथ जो उनसे विंड्स फॉर्म होंगी वो भी शिफ्ट होंगी, तो ये सब ऊपर खिसक जाएगा। तो क्या होता है कि जो ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज बनी, ये उस समय ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से टकराती हैं। अब लेकिन इनका डायरेक्शन आप देखो, इनका डायरेक्शन कैसा है, अभी इनका डायरेक्शन क्या हो गया है, साउथ वेस्ट, साउथ से भी आ रही हैं और वेस्ट से भी आ रही हैं, साउथ वेस्ट। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन है पूरा इंडिया है वो हमारा चारों तरफ से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ये विंड्स क्या हैं, वार्म विंड्स हैं। ऑफ कोर्स इक्वेटर से उठते हुए ये आ रही हैं, क्रॉस करते हुए आ रही हैं, वार्म विंड्स हैं। वार्म विंड है तो मॉइस्चर बियरिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है, एब्जॉर्ब करेंगी इंडियन ओशन से मॉइस्चर। और क्या होगा कि ये मॉनसून विंड बन जाएंगी और हमारे कॉन्टिनेंट में जो मॉनसूनल रेनफॉल होता है वो इनकी वजह से होता है। एक क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि इंडियन मॉनसून के लिए कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन मॉनसून। ओके,
आई थिंक दिस इंडियन मानसून बेसिकली एक बहुत वास्ट चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये थोड़ा सा उस समय आपको जब हम पढ़ेंगे तो एक स्ट्राइक करेगा कि ये हमने पहले ये क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया तो उस समय आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा। आई थिंक अब ट्रेड विंड समझ में आ गई, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली समझ में आ गए। अब बात करेंगे सेकंड विंड यानी वेस्टर्लीज की। ओके, ज्योग्राफी में क्या है कि अगर आप डायग्राम से समझें तो वो बहुत इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। प्रेशर बेल्ट फिर से बनाएंगे। सपोज ये हो गई आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, ये नॉर्थ पोल साइड हो गया। यहाँ हम बनाएंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। पहले लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया था कि 7 प्रेशर बेल्ट है। ये हो गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हो गया इक्वेटर। स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। ये हो गई आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। नीचे हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये बेल्ट हो गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ये हो गई आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और नीचे आपका हो गया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट साउथ पोल की। अब मैं इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में समझा रही हूँ, वही चीज़ साउथ हेमिस्फीयर में होगी। अभी क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ से जो उठी ये बन गई थी ट्रेड विंड्स, लेकिन ये हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से भी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी। ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएंगी। जाना चाहिए था कैसे, ऐसे। सिमिलरली हेयर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगी। अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगी। ये बन गई हमारी वेस्टर्लीज। ये है हमारी वेस्टर्लीज दोनों हेमिस्फीयर में। वेस्टर्लीज क्या है, वो विंड जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती है, उन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज की डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये फ्लो कर रही हैं। और यहाँ कहाँ से फ्लो कर रही हैं, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये फ्लो कर रही हैं, इन्हें बोलते हैं हम वेस्टर्लीज। डायरेक्शन क्लियर है, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है ये क्लियर है। अब ज्योग्राफिकल इसका सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस वेस्टर्लीज का एक्चुअली आपका यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगेन वेस्टर्लीज कैसी विंड है, ट्रॉपिक से उठ रही हैं, तो कैसी विंड होंगी, वार्म विंड। वार्म विंड है, अगर यानी इसे कभी कहीं इसके फ्लो में अगर इसे एक वास्ट स्ट्रेच ओशन का मिलेगा तो वेस्टर्लीज आपकी ये फ्लो हो गई। ओके, इनका यूरोप के लिए मैं बता रही थी आपको कि यूरोप के लिए इनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। कैसे, अब आप देखिए कि हम यूरोप को लेके कंसिडर करते हैं, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया, ये इसका ईस्टर्न मार्जिन हो गया, ये इसका वेस्टर्न मार्जिन हो गया। अब ये विंड कहाँ से फ्लो कर रही है,
ऐसे फ्लो कर रही हैं। और आपको पता है कि यूरोप के वेस्ट साइड में यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यानी जब ये ओशन से आगे बढ़ेंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगे और यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में ये ऑन शोर विंड बन के पहुँचेंगी और यहाँ पर क्या करेंगी, प्रेसिपिटेशन। एशिया के लिए इसका इम्पॉर्टेंस इतना नहीं है क्योंकि एशिया के वेस्ट साइड में लैंड मास का प्रेजेंस ऑलमोस्ट पूरा लैंड मास से कवर है। बहुत छोटी वाटर बॉडीज़ हैं, कोई ऐसा मेजर सी या मेजर ओशन बॉडी नहीं है, तो यानी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई उनको वहाँ पर वाटर बॉडी नहीं मिल रही है। इसलिए एशिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं कि नहीं है। और यूरोप के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यूरोप में ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से पानी लेती हुई नॉर्थ वेस्ट यूरोप में ये काफ़ी रेनफॉल करती हैं, इनकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है और फिर ये ऑफशोर विंड बन के आगे निकल जाएंगी। पहला ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस तो ये है। दूसरा यही है कि आपको पता है कि जब आप साउथ हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो जहाँ पर वेस्टर्लीज बहती है वहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब आप कहिए कि जो लैंड मास है, जो कॉन्टिनेंट के जो लैंड मास है, आप कहिए कि वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी एक वास्ट स्ट्रेच ऑफ ओशन उन्हें मिल रहा है। तो यानी जब वहाँ से वो फ्लो करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होंगी, तो वहाँ पर इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब ये अब साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, वेस्टर्लीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती हैं, इसीलिए हमने इनको साउथ हेमिस्फीयर में नाम दिए हैं। साउथ हेमिस्फीयर में इन्हें क्या नाम दिए हैं हमने, जब ये 40 डिग्रीज से 50 डिग्रीज़ के बीच में ये फ्लो करती हैं तो हम इन्हें बोलते हैं रोरिंग 40s। जब ये 50 डिग्रीज़ से 60 डिग्रीज़ के बीच में फ़्लो करती हैं तो हम इन्हें बोलते हैं फ्यूरियस 50s। और जब ये 60 डिग्रीज़ से आगे फ़्लो करती हैं 70 डिग्रीज़ तक तो हम इन्हें बोलते हैं श्रीकिंग 60s। श्रीकिंग 60s, ये नाम हमने इन्हें दिए हैं इनके वॉयलेंट नेचर और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये आगे बढ़ती है, इसीलिए हमने रोरिंग, फ्यूरियस, श्रीकिंग ये नाम दिए गए हैं। ये साउथ हेमिस्फीयर में है क्योंकि वहाँ पे लैंड मास नहीं है, ओशन का बहुत बड़ा स्ट्रेच है, कोई हिंड्रेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा ये इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं के साथ हम पोलर विंड्स की बात करते हैं। पोलर विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर कहाँ है, यहाँ पर है, तो फ्लो करेंगी। जो विंड्स पोलर हाई प्रेशर से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती है उन्हें पोलर विंड्स बोलते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसे और साउथ हेमिस्फीयर में इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी ये शायद डायग्राम बता रखा है। अब तो पोलर विंड्स में उन्हें ज़्यादा बताने लायक नहीं है, बस पोलर विंड्स में आप ये ध्यान रखिए कि वो विंड्स जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही है वो पोलर विंड्स हैं। अब इसमें ना नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन ये करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि पोलर विंड्स कैसी हैं, पोलर विंड कहाँ से आ रही है, ठंडी जगह से आ रही है, तो यानी ये कैसी विंड है, कोल्ड और डेंस विंड है। कोल्ड और डेंस विंड होने की वजह से ये क्या होती हैं, भारी विंड है। और यहाँ से जो ये वेस्टर्लीज आ रही हैं ये कैसी विंड है, वार्म विंड है। मैंने पहले बताया था आपको गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, वार्म एंड लाइट विंड से। अब क्या होता है ना, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास कन्वर्ज करते हैं, जब वो मिलते हैं वहाँ पर फ्रंट बनते हैं। यहाँ पे एक कोल्ड डेंस पोलर विंड्स किससे मिल रहा है, वार्म लाइट वेस्टर्लीज से, तो यानी फ्रंट बनते हैं, इन्हें हम पोलर फ्रंट बोलते हैं। और इन फ्रंट बनने की वजह से यहाँ पर
इसकी वजह से फ्रंट बनने की वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, साइक्लोन्स, जिन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं। ओके, अब ये साइक्लोन्स बने, सपोज ये साइक्लोन बना, ओके, यहाँ पर ये विंड मिली, यहाँ पर ये साइक्लोन बना। अब क्या है, ये जो पोलर विंड है वो भारी हवा है, भारी हवा क्या है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, जबकि जो वेस्टर्लीज हैं वो हल्की हवा है, हल्की हवा की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेट इफेक्ट इस फ्रंट पे क्या पड़ेगा कि ये वेस्टर्ली की डायरेक्शन, वेस्टर्ली से अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगी, और वेस्टर्ली की डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट की तरफ को जा रही है। तो यानी ये टेम्परेट साइक्लोन्स भी वेस्टर्ली की डायरेक्शन में ईस्टर्न साइड में आगे बढ़ेंगे। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं, दीज टेम्परेट साइक्लोन्स which are formed due to the convergence of these two air masses, they move in easterly direction because of westerlies, along with westerlies they move in easterly direction. This one is complete. अब पोलर विंड्स की, अच्छा मैंने डायरेक्शन नहीं बताई थी, पोलर विंड्स की डायरेक्शन क्या है, पोलर विंड्स को हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, पोलर विंड्स को हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से ये इनकी डायरेक्शन रहती है। यहाँ देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है, इनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और आप अगर साउथ हेमिस्फीयर में भी आप इसको कंसिडर करें तो वहाँ भी ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से आगे आते हैं। तो ईस्ट ईस्ट कॉमन है, इसलिए इनको हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज और इनका जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, क्यों रेनफॉल हो रही है और कहाँ हो रही है। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।